मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज जो श्रृंखला आप लोगों के बीच में लेके उपस्थित हुआ हूं, उत्तराखंड सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा ड्राइंग सब्जेक्ट का यहाँ पर एक मॉडल पेपर लेके उपस्थित हुआ हूं। ये जो मॉडल पेपर है, यहाँ से निश्चित रूप में आपके क्वेश्चन अवश्य बनेंगे। कम से कम मैं ये लेके चल रहा हूँ कि 20 से 25 नंबर के क्वेश्चन इस श्रृंखला से आपके बनेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही इसी प्रकार की अगर आपको श्रृंखलाओं की अगर आवश्यकता है तो मैं इसी प्रकार की श्रृंखला आपके लेते हुआ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज की श्रृंखला का। ठीक है, देखिए आज की श्रृंखला का जो हम प्रश्नों की अगर श्रृंखला में रखते हैं तो ये परीक्षित या स्नातक श्रेणी के जितने भी अभ्यर्थी अभी LT का पेपर दे रहे हैं ड्राइंग सब्जेक्ट है, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा रामबाण ये रहने वाली। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ, वो कह रहा है कि भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज का जो सर्वप्रथम जो खोज किस क्षेत्र में हुई थी, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो ये आपको पता होना चाहिए। जो ये खोज हुई थी आपकी कहाँ हुई थी? मिर्ज़ापुर में ये खोज की गई थी, याद रखिएगा। ठीक है, कहाँ खोज की गई थी? मिर्ज़ापुर में ये खोज हुई थी। अब देखिए, प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानता, जो प्रागैतिहासिक काल के जो चित्रों की जो प्रधानता, जो प्रमुख रूप से किस पे बेस ये रही थी आपकी प्रागैतिहासिक चित्रों की अगर हम बात करें तो वो जो बेस रही थी वो आखिर से संबंधित चित्रों से हमें क्या देखने को मिलता है? आखिर से संबंधित, शिकार के दृश्यों से संबंधित ये हमें से देखने को मिलते हैं। प्रागैतिहासिक जो चित्र हमें जो दर्पण जो देते हैं वो कहीं ना कहीं शिकार से संबंधित चित्र हमें सर्वाधिक रूप में देखने को मिल जाते हैं। वहीं आप देख पा रहे होंगे तीसरे नंबर का प्रश्न कह रहा है कि बाघ गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। तो बाघ गुफाओं की अगर हम जब बात करते हैं तो आपको ये स्पष्ट तौर पे ज्ञान होना चाहिए कि ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, चौथे नंबर का प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण। देखिए, जो श्रृंखला है अत्यंत अपने महत्वपूर्ण है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझसे संपर्क कर सकते हैं, तो मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, शिव विवाह से संबंधित जो शिवजी और पार्वती का जो विवाह है उससे संबंधित जो दृश्य का जो चित्रांकन किया गया है वो किस गुफा में किया गया है? तो वो गुफा है आपकी बादामी गुफा में। आपको शिवजी और पार्वती के मिलन का क्या है, जो उनका विवाह है उससे संबंधित आपको यहाँ पर क्या है चित्र देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। वात्स्ययन के काम सूत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 64 कलाओं का उसने किया गया। वात्स्ययन का जो काम सूत्र है उसमें वात्स्ययन के जो काम सूत्र है उसमें 64 कलाओं का जिक्र किया गया है। ये जो 64 कलाओं का जो जिक्र किया गया वो किस अध्याय में किया गया है? तो वो तीसरे अध्याय में इसका उल्लेख हमें देखने को मिलता है। याद रखिएगा, तीसरे अध्याय में इसका जिक्र किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कुछ रंगों के बारे में हमने जब बात करते हैं तो ये रंग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये देखिए छठे नंबर का प्रश्न है कि पूरक और विरोधी रंगों की अगर हम बात करें तो ये पूरक रंग है और इसके विरोधी। नारंगी का जो विरोधी रंग होता है वो नीला होता है, लाल का हरा होता है, पीले का बैगनी। ये क्या है? एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा विरोधी रंग होते हैं। ठीक है, जिससे कि इनके प्रभाव तुरंत ही बदल जाते हैं। तो ये है सातवें नंबर का प्रश्न। आप देख पा रहे होंगे सातवें नंबर का प्रश्न कि आकार की रचना के लिए धरातल की आवश्यकता होती है। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि धरातल की रचना के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है, तो आपको पता होना चाहिए आकार की रचना के लिए जो अगर हम किसी आकार की अगर रचना करते हैं तो धरातल की आवश्यकता है। धरातल में अगर हम किसी चीज की आकृति अगर ड्रॉ करते हैं तो हम उसकी रचना जब करते हैं तो उसकी ये जो बेसिकली अगर जो जरूरत होती है, आकार और धरातल ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल जुड़े हुए हैं, याद रखना। अब यहाँ पर देखिए आठवें नंबर का प्रश्न है मीर सैयद अली ये किसके दरबार का चित्रकार था? क्वेश्चन बनता है तो आपको पता होना है अकबर के दरबार का ये मुख्य चित्रकार के रूप में हम इसको जानते हैं। क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन बनता है कि अकबर के दरबार का मुख्य चित्रकार कौन था? तो आपको पता होना है मीर सैयद अली क्या था, आपके अकबर के दरबार का क्या था, मुख्य चित्रकार के रूप में इसको जाना जाता है। ठीक है, 9वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। 9वें नंबर का जो प्रश्न है कि पोथी चित्रण का प्रारंभ। देखिए, पोथी चित्रों की अगर हम बात करते हैं, अगर आपने जो ये सारा चीज मैं आपको सामने रख रहा हूं ना, आप अगर अपना LT का ड्राइंग का सिलेबस उठा लीजिए, डिट्टो वहां से ही क्वेश्चन ये बने हुए हैं, तो याद रखेगा, यहाँ से बना के रखें तो इसको देख के चले। जब पोथी चित्रों का जो आरंभ की अगर हम बात करते हैं तो ये जो हुई थी पाल शैली से इसका क्या हुआ? प्रारंभ हुआ था, याद रखिएगा।
अब अगला चित्र 10वें नंबर का देख पा रहे होगे। 10वें नंबर का क्या कह रहा है, गुफा नंबर 17 कौन सी, अजंता की गुफा नंबर 17 किस चित्र के लिए ये जानी जाती है। ठीक है, ये पता होना चाहिए। ये जो जानी जाती है हंस जातक का यहाँ पर भी चित्र देखने को मिलता है। क्वेश्चन क्या बनता है, उल्टा भी क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार से आपको याद होता है। ठीक है, जो हंस जातक का जो चित्र है, ठीक है, हंस जातक का जो चित्र है किस गुफा में स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए गुफा आपकी अजंता में। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हंस जातक का चित्र अजंता की किस गुफा में संरक्षित है, इसको बनाया गया है, तो आपको पता होना चाहिए 17वें नंबर की गुफा में ये स्थित है। आप 11 नंबर का प्रश्न देख पा रहे होगे कि अजंता की गुफा जो गुफा नंबर 1 है, इसका निर्माण काल कब से माना जाता है। ठीक है, तो इसका जो निर्माण काल माना जाता है वो 7वीं शताब्दी में इसका निर्माण माना जाता है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, तो क्वेश्चन बनता है कि अजंता की गुफाओं का निर्माण काल कब से कब तक माना जाता है, तो आपको ये भी ज्ञात होना चाहिए 200 से 700 ईसा पूर्व के बीच का जो मध्य काल है उसमें मानते कहते हैं कि ये जो इनका जो चित्रों का जो निरंतर जो बनना शुरू रहा वो आपके 8वीं शताब्दी के मध्य पैरेलल में भी ये उसके मिडविक में उससे पहले भी ये बने थे। ठीक है, इसके शुरुआती दौर में 8वीं शताब्दी के बीच के बने थे। अगर हम देखते हैं तो ये जो हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि जो अजंता के जो चित्र बने हैं बेसिकली वो आपके 200 से 7वीं शताब्दी के बीच ही माने जाते हैं। देखिए 12 नंबर का प्रश्न है। 12 नंबर का प्रश्न क्या, बेहजाद किसके समय का मुख्य चित्रकार था, तो ये बाबर के समय का ये मुख्य क्या था, चित्रकार के रूप में था। आप क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि बाबर के समय का मुख्य चित्रकार कौन था, तो बाबर के समय का अगर मुख्य चित्रकार की बात करते हैं तो वो बेहजाद था। ठीक है, अब देखिए 13वें नंबर का प्रश्न है, मनोहर, याद रखो जिन जिन का नाम ले रहा हूं बहुत महत्वपूर्ण है। मनोहर हो गया, मंसूर हो गया, मिस्किंग हो गया, ये जो चित्रकार थे ये किसके दरबार के बहुत बड़े चित्रकार थे, विश्व प्रसिद्ध ये चित्रकार की अगर हम बात करते हैं, ये जहांगीर के शासनकाल के क्या है बहुत ही ज़्यादा बड़े चित्रकार थे। जहांगीर ने इन्हें बड़ी बड़ी उपाधियों से भी नवाजा था। तो याद रखिएगा क्वेश्चन पूछता जाता है कि कभी क्वेश्चन बनता है कि जहांगीर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन कौन से हैं। आपको वहाँ पर चार चित्रकार दिए जाते हैं, मनोहर, मंसूर, मिस्किन दिया जाता है, एक और दिया जाता है अब्दुल हसन दिया जाता है, या कहें ये दिया जाता है। ठीक है, तो आपको ये बताओ ना उसमें क्या लिखोगे, तो उसमें सभी को ये लिखोगे। अगर एक दिया जाता है तो आपको लिखे, जैसे मंसूर दे दिया है और उनको नाम अलग चेंज कर दिया, तो आपको ये पता होना चाहिए मंसूर क्या है, आपके जहांगीर के दरबार का क्या है, महत्वपूर्ण चित्रकार के रूप में हम इसको जानते हैं। ठीक है, अब देखिए 14 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि राजपूत शैली जो है, राजपूत शैली को देखिएगा, राजपूत शैली राजस्थानी पहाड़ी शैली का ये सम्मिलित नाम ये है। क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि राजस्थानी पहाड़ी शैली का मिश्रित नाम किसे कहा जाता है, तो उसको अगर आप देखोगे पहाड़ी शैली और राजस्थानी शैली का जो एक समावेशी स्वरूप दोनों में, जो दोनों चित्रों में देखने को मिलता है, एक ही इन दोनों का टोन दोनों में दिखता है, तो राजपूत शैली को ही ये कहा जाता है। ठीक है, अब ये राजपूत शैली किसने कहा था, तो ये आपको आनंद कुमार स्वामी 1916 के मध्य में कहा गया था, तो ये भी आते हैं। 15 नंबर का प्रश्न देख पा, राग दीप का जो चित्र है वो किस शैली में बना है, तो ये निश्चित रूप से ध्यान रख लीजिएगा, ये बूंदी शैली का ये चित्र है। राग दीप का जो चित्र है बेसिकली वो आपका कहाँ है, ये बूंदी शैली का ये चित्र है। ठीक है, अब आता है 16 नंबर का प्रश्न। ये कह रहा है किशनगढ़ के कवि, कलाकार, कला मंजिष्य, ये कहे शासक का नाम क्या था, जो इन सभी किशनगढ़ का ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये चित्रकार, ये कहे ये राजा, ये जो था बेसिकली ये आप देखोगे सभी चीजों में क्या था, पारंगत ये शासक था। ठीक है, अब ये बहुत ज्यादा कलाप्रिय ये राजा भी माना जाता है, सावंत सिंह ये था। ठीक है, इसके काल को स्वर्ण काल की संज्ञा भी दी जाती है। अब आप देख पा रहे हो कि गुप्त काल की अगर हम बात करते हैं तो गुप्त काल को देखने की कोशिश किए थे कि गुप्त काल की स्वर प्रमुख विशेषता क्या रही थी, गुप्त काल में किन चीजों का निर्माण किया जाता है। तो आपको बता दूं जो गुप्त काल में जो साराधिक रूप से जो निर्मित होते थे वो मंदिरों का निर्माण, तो मंदिरों के जो गुंबद थे उनको निर्मित किया जा रहा था बेहतरीन तरीके से। अगर हम कहें तो गुप्त काल को अगर आप पढ़ोगे तो भारत में एक ऐसी क्रांति आई थी गुप्त काल में जहाँ पर सभी कलाओं को बहुत आदर सम्मान दिया जाता है। अगर हम कहें गुप्त काल अगर चित्रकला के क्षेत्र में या मूर्तिकला के क्षेत्र में या कहे तो ये स्वर्ण युग ये रहा था। इसी समय में गुप्त काल में ही जो
मूर्तिकला थी, मूर्तिकला में कहीं ना कहीं सजीवता यहाँ पर आनी शुरू होगी, ठीक है। तो याद रखिएगा, उसके बाद ये चीज़ें रही। 18 नंबर का प्रश्न देख पा रहे होगे, कहता है कि मुगल शैली में जो व्यक्ति चित्रण, जिसे हम सभी चित्रण कहते हैं, तो वो विशेष स्थान किसके समय में बने। ऑब्वियसली अगर देखोगे कि व्यक्ति चित्रण सर्वाधिक रूप में किस राजा के समय में मुगल काल में बने, तो आपको पता होना चाहिए अकबर के समय में व्यक्ति चित्रण ये बने थे, ठीक है। उसके बाद बने तो इसके शासन में भी थे बहुत ज़्यादा, फिर उसके बाद हिमायत जो इसका बेटा था जहांगीर, उसके समय में भी काफ़ी बने थे, क्योंकि जहांगीर जो था, जहांगीर ने अब्दुल हसन को या कहें जो ये जो शासक था, तो इनको संशासन को भी क्या करता है इन्होंने, अगर आप देखोगे इन्होंने फारस अपने रिश्तेदारों के वहाँ भेजे थे उनका व्यक्ति चित्रण बनाने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये जो शासक था कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण, इसके समय में जो व्यक्ति चित्रण या दरबारी चित्रांकन जिस प्रकार से एक गति प्राप्त हुई, तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब देखिए 19वें नंबर का प्रश्न है, ईरानी शैली किस पर आधारित है। बेसिकली अगर आप देखोगे ईरानी शैली चित्रों पर यह कहें या रेखा पर, बेसिकली जो आधारशिला जो रखी जाती है वो रेखा पर आधारित है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेखा पर आधारित कौन सी शैली है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो आपकी कौन सी शैली है, वो ईरानी शैली को माना जाता है, ठीक है। अब देखिए ये 20वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजा के समय में हुआ था। ये कौन से वो राजा थे, कौन से राजवंश के थे। तो राजवंश के अगर बात करें तो राजवंश जब पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए राजपूत राजवंश के शासक ये था, जो शासक का नाम कौन है, कृष्ण राज प्रथम ने क्या किया था, आपके जो एलोरा का जो कैलाश मंदिर था इसका निर्माण कराया था, ठीक है। 21वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे हो कि कंदारिया महादेव का मंदिर कहाँ स्थित है। तो क्वेश्चन बनता है तो खुजराहो में ये स्थित है, ठीक है। अब देखिए यह 22वें नंबर का प्रश्न है कि उदयगिरी की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। जो उदयगिरी की जो गुफाएं हैं देखोगे तो उदयगिरी का जो पूरी गुफाएं हैं वो आपके बौद्ध धर्म को समर्पित ये हैं, ठीक है। और देखिए आपने अगर आप देखोगे आपने सांची या स्तूप ये तमाम चीज़ें पढ़ेंगे तो वहाँ से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। तो सांची से रिलेटेड जो आपका जो अगर मैं बात करूँ जो आपका यूनिट 2 है, 2 से यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। ये देखिए कि कीर्ति स्तंभ है ये कहाँ पर स्थित है। तो ये जो कीर्ति स्तंभ है वो चित्तौड़ में शान से खड़ा हुआ है ये, ठीक है। अब देखिए आपके जो आधुनिक चित्रकार या लोक कलाओं के संबंध में जो चित्रकार माने जाते हैं उन चित्रकारों के बारे में जो समकालीन भारतीय आधुनिक चित्रकारों के बारे में भी यहाँ पर दिया गया है। तो यामिनी रॉय की अगर बात करें, राय की बात करें तो यामिनी राय किस से प्रभावित थी, किन कलाकारों से प्रभावित थी। तो ये जो यामिनी राय थी वो अगर आप कहें तो ये लोक कला से कहीं ना कहीं प्रभावित ये कलाकार मानी जाती हैं, ठीक है। अब देखिए आपके उसमें यामिनी रॉय भी दिया है, नंदलाल बोस भी दिया है। तो नंदलाल बसु की अगर बात करें तो इनको भारत सरकार द्वारा कौन कौन से सम्मान से सम्मानित किया गया। तो पद्मश्री से भी इनको सम्मानित किया गया है, याद रखना है। नंदलाल बोस की अगर हम बात करें, कभी क्वेश्चन बनता है कि जो संविधान की जो पृष्ठभूमि है, जो संविधान के अंदर जो चित्र बनाए गए, जो उसकी पहली जो ओरिजिनल प्रति है उसको भी चित्रित करने का श्रेय किया जाता है आपके नंदलाल बोस को जाता है, याद रखना। नंदलाल बोस ने आपके जो भारत रत्न जो है ना उसका जो पीपल के पत्ते में जो उसका दर्पण जो आकार दिया गया है वो इनका ही जाता है श्रेय, याद रखिएगा। तो आप देखिए फैक्टों पर कभी मत जाइएगा। जब आप विस्तार से किसी चीज़ को पढ़ते हो समझते हो तो फैक्ट उससे खुद पे खुद निकल के आ जाते हैं, उससे रिलेटेड जो प्रश्नों के जो फैक्ट बनते हैं खुद ही बनते हैं। तो आपको विस्तार से पढ़ना अत्यंत अनिवार्य हो जाता है, ठीक है। जितने भी बच्चे हमारे यहाँ पर आपके पेपर बहुत नज़दीक है, 50 दिन बच गए हैं, तो अधिक से अधिक लोग जो ऑनलाइन क्लास हम जो चलाई के रखी है उसमें प्रतिभाग करें। उससे ये क्या होगा, जब 10 जनों के साथ आप अपने दोस्तों के साथ या जिनने प्रतियोगिता परीक्षाओं की जो तैयारी करें उन बच्चों के अगर साथ आप कोऑर्डिनेट करोगे तो पता चल जाएगा कि तुम कितने ज़्यादा गहरे पानी में हो, अभी आपको कितना मेहनत की जरूरत, कितने लोगों को आप बीट कर सकते हो। तो 1.5 महीना है, 1.5 महीने के लिए क्लास ज्वाइन कर लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है। तो अधिक से अधिक ज्वाइन कीजिए, 4 बजे हमारी क्लास चलती है। 26वें नंबर का प्रश्न है, देखिए ये चैतन्य का जो ग्रह त्याग चित्र है जो ग्रह त्याग चित्र है वो किसके द्वारा बनाया गया है। तो ये चिमेंद्र नाथ मंजूमदार ने क्या बनाया चित्र बनाया। चैतन्य का जो ग्रह त्याग है वो चितेंद्र नाथ मंजूमदार ने इसको बनाया है, ठीक है। अब 27वें नंबर का है रतिन मिश्रा ने
कला के नवीन स्वरूप की जो संभावना पर क्या करा, सबसे पहले अपना दृष्टिपात किया था। कभी क्वेश्चन बनता है कि जो चित्रकला की नवीन संभावनाओं पर सबसे पहले अपनी जो थ्योरी या कहें उस पर जो चिंता व्यक्त करी थी वो कौन सा था, तो एरिथन मिश्रा ये है, ठीक है, इनका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखिए 28वें नंबर का प्रश्न है कि सैयद हैदर रज्जा किस क्षेत्र का, किस संबंध में चित्रकार है, कौन से संबंधित है, दृश्य चित्रकार माना जाता है। देखिए दृश्य चित्रकार के लिए कौन सा चित्रकार को जाना जाता है, तो सैयद हैदर को ये जाना जाता है। देखिए ये जो 29वें नंबर का ये लिख लीजिए, अगर आपने ये प्रश्न आने की 100% उम्मीद है, मैं जहाँ तक अपने कहूँ अपने अनुभव से, तो ये जो है ज्योति भट्ट, ये ग्राफिक आता है ये, या प्रिंट मेकिंग के लिए ये क्या है, प्रसिद्ध है या सिद्ध हस्तलन ये कलाकार हैं। इनके लिए अगर मैं कहूँ ज्योति जो भट्ट है वो किस क्षेत्र से संबंधित इनका क्षेत्र माना जाता है, ग्राफिक आर्ट या प्रिंट मेकिंग के लिए क्या है, विश्व प्रसिद्ध है, ये चित्रकार के रूप में जानी जाती है। अब देखिए यहाँ पर नागजी पटेल, शंख चौधरी, ये महेंद्र पांड्या, ये कौन है, तो ये आपको कभी बनता है तो आपको पता होना चाहिए, ये तमाम लोग क्या हैं, मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। अब देखिए किशनगढ़ की बहुत फेमस ये पेंटिंग, जिसे हम मोनालिसा के नाम से भी विश्वविख्यात ये पेंटिंग है। देखिए कि बनता है कि ये बनी ठनी की चित्रशैली, ये बनी ठनी किस चित्रशैली में बनी है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये जो बनी है किशनगढ़ शैली में ये जो बनी है, और इसको भारत की मोनालिसा के रूप में भी हम इसको जानते हैं, याद रखें। अब देखिए 32वें नंबर का प्रश्न है कि पल्लव शासकों ने रथ वाले मंदिर बनवाए थे, कहाँ पर बनाए थे, ये जो रथ वाले जो मंदिर बनाए थे महाबलीपुरम के अंतर्गत इसे बनाए गए थे, याद रखिएगा। कहाँ बनाए थे, महाबलीपुरम में रथ वाले जो मंदिर बनाए थे, पल्लव जो शासक थे उनके द्वारा रथ वाले मंदिरों को बनाए गए थे। अगर आप देखोगे जो एलोरा है, एलोरा को अगर कैलाश मंदिर को देखोगे तो कहीं ना कहीं उसमें भी रथ का कहीं ना कहीं हमें चित्र देखने को मिलता है। रथ से संबंधित वो मंदिर को आप अगर गौरव से देखोगे तो अगर डिटेल में पढ़ोगे तो रथ वाला मंदिर के रूप में भी हम इसको जानते हैं। देखिए 33वें नंबर का प्रश्न, अजंता की सतुरी जो गुफा है उस गुफा में महात्मा बुद्ध को भिक्षु के रूप में किया गया, चित्रित किया गया। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, अगर आप देखोगे 17वीं और 16वीं और 17वीं नंबर की जो गुफा है वो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट कोई गुफा है। क्वेश्चन क्या बना कि महात्मा बुद्ध को भिक्षु के रूप में किस गुफा में, कौन सी गुफा संख्या में चित्रांकन किया गया, तो अजंता की 17वीं नंबर की गुफा में चित्रांकन किया। क्वेश्चन क्या बनता है कि गुफा नंबर 17 में भिक्षु वाला जो चित्रांकन किया गया है उसके भित्ति पर यह किया गया है, याद रखिएगा। अब देखिए 34वें नंबर का प्रश्न है कि कृष्ण भगवान के चित्र साधी रूप में जो बने हैं वो किस शैली में बने, तो आपको पता है राजस्थानी शैली के अंदर, राजस्थानी कला के अंदर भगवान कृष्ण के चित्र बने हैं, ठीक है। अब 35वें नंबर का बहुत ही महत्वपूर्ण, भैया अगर जो भी इस वीडियो को देख रहा होगा, अगर देख रहा है तो इसको मनन करो, इनको नोट डाउन करिए, ठीक है। अगर यहाँ पर आए हो, अगर यहाँ पर जुड़े हो तो कम से कम आपका नीति जायज तो बनता है। जितने भी लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं मुझे नहीं लगता है कि वो इस चीज़ को नोट डाउन, बच्चों इसको बहुत ज़्यादा डीपली देख के चलिएगा। देखिए राम किंकर, ये बैज है इनका नाम, वैसे तो राम किंकर का जन्म कब हुआ था, क्वेश्चन बनता है। ये बहुत बड़े चित्रकार रहे हैं तो ये आपको पता होना चाहिए। 1910 में बंगाल का बांकुड़ा के निकट एक क्या है गांव है, वहां पर इनका जन्म हुआ था, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखें। 36वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे हो कि भारत की आधुनिक चित्रकला में जो तैल रंगों का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, तो क्वेश्चन बनता है, तो आपको पता होना है राजा रवि वर्मा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के आधुनिक कला के जन्मदाता यह कहें किसे माना जाता है, गॉड ऑफ फादर, ललित कला के रूप में जिसे माना जाता है, तो इंडियन गॉड फादर कहें तो वो अगर ड्राइंग के क्षेत्र में देखो तो राजा रवि वर्मा को ही माना जाता है। चित्रकला, आधुनिक चित्रकला के जन्मदाता के रूप में राजा रवि वर्मा को जाने थे, और पहले तैल चित्र में जो जिन्होंने कार्य करा इनके द्वारा ही किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए 37वें नंबर का प्रश्न है कि भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास
का जो आरंभ होता है कहाँ से होता है, तो भारतीय चित्रकला का आधुनिक, ये भी आपका उसमें टॉपिक, सारे आपके टॉपिक हैं, ये टॉपिकों से ही प्रश्नों को मैंने उठाया है। तो ये बंगाल स्कूल से ये होता है, ठीक है। ये आपका जो दूसरी यूनिट है, दूसरी यूनिट का थर्ड वाला जो पॉइंट है, जो टॉपिक है, उससे ये प्रारंभ होता है, ठीक है। देखिए 38 नंबर का कि ये कह रहा है कि गोपाल घोष देवी प्रसाद राय चौधरी के ये शिष्य थे। कभी क्वेश्चन बन जाता है कि गोपाल घोष किसके ये शिष्य थे, तो आपको पता है देवी राय प्रसाद चौधरी ये कौन है, एक मूर्तिकार के रूप में हम उनको जानते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और 39वें नंबर का प्रश्न है कि जय राम पटेल या राम किंकर या देव प्रसाद चौधरी चित्रकार हैं, कौन चित्रकार हैं, ये सारे जो चित्रकार हैं आपके मूर्तिकार हैं। कभी क्वेश्चन बनेगा कि इन सभी में से मूर्तिकार कौन है, क्वेश्चन बनता है, तो इन सभी को, जयराम पटेल को भी याद कर लो कि मूर्तिकार के रूप में, राम किंकर बैल को भी जान लो जो मूर्तिकार के रूप में, देवी प्रसाद राय चौधरी है, इनको भी क्या है ये जाना जाता है। ये अगर राम किंकर बैल देखोगे तो सीमेंट पर आधारित भी इन्होंने किया और ढेर सारे कंकड़ पर भी आधारित किया, ये जो मूर्तियाँ इनको द्वारा निर्मित की गई। अब देखिए 40वें नंबर का है कि ये कह रहे हैं जितेंद्र नाथ मंजूमदार जो है ये कहाँ के शिक्षक के रूप में ये कार्यरत रहे, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग के क्या रहते हैं, ये शिक्षक के रूप में इन्होंने अपना कार्य निर्वाह किया था, ठीक है। यहाँ जो प्रश्नों की जो श्रृंखला रखूंगा मैं 50 नंबर तक की ही रखूंगा, उससे आगे की जो श्रृंखला अगली वीडियो पर आएंगी, तो उसका वेट कीजिएगा। देखिए 41वें नंबर का प्रश्न कह रहा है कि अतीश कुमार हल्दर ने किन गुफाओं का भित्ति प्रतिलिपियां तैयार करी, क्वेश्चन बनता है, तो आपको बताना अजंता हो गया, बाघ हो गया, जोगीमारा के क्या होता है, इनके भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियां इनके द्वारा तैयार की गई थी। और साथ ही जो 1910 से 1914 के मध्य ये तैयार की गई थी। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बाघ, बाद अजंता बाघ, जोगीमारा की जो भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियां किसके द्वारा तैयार की थी, अतीश कुमार हल्दर द्वारा ये की गई थी, याद रखना, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप जिस दिन एलटी का जो पेपर होगा तो आप एलटी का पेपर और साथ ही इस श्रृंखला को ओपन करना है, तो आपको यहाँ पर 10 से 20 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे निश्चित रूप में, मैं लिख के दे रहा हूँ। अब यहाँ पर 42वें नंबर का प्रश्न है कि अमृता शेरगिल के चित्र, अमृता शेरगिल बहुत बड़ी ये कहें भारत की वो पहली वुमन बन चुकी हैं जो सबसे ज़्यादा, जिनकी पेंटिंग जो आपके 72 करोड़ रुपये में जो बिकी है, बहुत महंगी पेंटिंग, $1 मिलियन में ये बिकी है। यहाँ लोगों कितने करोड़ों में ये इसकी पेंटिंग बिकी है, तो याद रखिएगा कि ये जो है भारत की वो पहली ऐसी महिला चित्रकार बन गई हैं जो सबसे ज़्यादा क्या रही आपके महंगी चित्रकारों की श्रेणी में ये गिनी गई हैं, याद रखें। सारे रिकॉर्ड इन्होंने ध्वस्त कर दिए हैं 2023 में, याद रखिएगा, जो 22 में या 23 के अंतर्गत इनको बहुत इनकी पेंटिंग बिकी थी, याद रखिएगा। जो अमृता शेरगिल के चित्र हमेशा किस प्रकार के उसमें चीज़ें दिखाई जाती है, जो विवादास्पद तरीके से, जो उसमें कहीं ना कहीं कोई चीज़ें छिपी रहती है, उसमें कहीं ना कहीं ट्रोलिंग होती रहती, तो विवादास्पद जिसमें कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म ये होता रहता था, उनकी भावनाएं इनमें दिखाई देती है। अपने समय की बहुत बड़ी ये चित्रकार थी, ये भारतीय जनजीवन से बहुत ज़्यादा प्रभावित रही है, तो ये भी जो महिला चित्रकार है इनके बारे में भी टॉपिक दिया है, ठीक है। अब बात करते हैं, ये वाला जो टॉपिक दिया है ये भी आपके आधुनिक समकालीन भारतीय चित्रकारों के उसमें दिया है, तो वहीं से प्रश्न उठा के रखें। अरविंद्रनाथ टैगोर के प्रारंभिक कला गुरु कौन थे, ठीक है, जिन्होंने अरविंद्रनाथ ने जिन्होंने अपनी कला की प्रारंभिक शिक्षा ली थी, वो इटालियन क्या थे, कलाकार गिल हार्डो थे, उन्होंने इससे सीखा था। कभी क्वेश्चन पूछा था जो प्रारंभिक जो इटालियन चित्रकार रहे हैं जो गिलाटी, वो किसने इससे शिक्षा ग्रहण करी थी, तो अरविंद्रनाथ टैगोर ने इनसे ग्रहण की थी। देखिए नागेंद्र नाथ के बारे में भी पूछा जाता है, क्योंकि आपका टॉपिक दिया है नागेंद्र नाथ टैगोर व्यक्ति चित्रण शैली की खोज और मैं यूरोपियन आर्ट को लेन देन ये कर रहे थे, याद रखिएगा। हरिपुरा पैनल के जो वस्तुचित्र किसके द्वारा बनाए गए थे, क्वेश्चन पूछा जाता है, यह नंदलाल बोस के द्वारा बनाए गए थे, आपको बताना है ये बहुत बड़े चित्रकार। और जो ये बनाए गए थे ना हरिपुरा पैनल की जो विषय वस्तु थी क्या थी, ग्रामीण भारतीय ग्रामीण जीवन की यहाँ पर व्यथाओं को यहाँ कहीं ना कहीं इनके द्वारा चित्रांकन किया गया था। देखिए अगला प्रश्न है कि शिल्प कथा, ये रूपावली पुस्तकों के रचनाकार कौन थे, तो ये आपके नंदलाल बोस ने ही इन पुस्तकों की रचना की थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि नंदलाल बोस द्वारा जो लिखी हुई पुस्तकों के कौन कौन सी पुस्तकें लिखी, तो आपके शिल्प कथा लिखी हैं, रूपावली पुस्तक इनके महत्वपूर्ण पुस्तकों में है। देखिए अब देखिए
यहीं तक आपके देखो, मैं आपके 50 नंबर की श्रृंखला यहाँ पर रखूँगा, 50 से 100 नंबर की श्रृंखला अगले वीडियो में आएंगी, तो उस वीडियो का वेट कीजिएगा, सारे नंबर इनको नोट करते चलेगा। तो मैं भाई साहब, मैं आपको बता दूँ बहनों, जितने भी भाई बहनें जोड़ लें, तो यहाँ से आपके 20 से 25 क्वेश्चन निश्चित रूप में बन जाएंगे, ये लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। आप ये देखिए 47वें नंबर का प्रश्न है, शांति निकेतन के कला भवन की औपचारिक स्थापना किसने की थी। देखिए ये आपको बताना है, तो अब आप सभी को पता है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा इसे किया गया था 1919 में ये की थी शांति निकेतन। देखिए शांति निकेतन कला भवन की औपचारिक स्थापना कब हुई थी, तो ये 1919 में किसने करी थी, आप रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा ये की गई थी, याद रखना। देखिए 48वें नंबर का प्रश्न है, 1937 में यामिनी राय ने ईसा के जन्म पर आधारित चित्र बनाए थे। क्वेश्चन बनता है कि भारत में ईसा के जन्म पर आधारित किसके द्वारा ये चित्र बनाए गए थे, यामिनी रॉय वो थे, उन्होंने 1937 में ये चित्र बनाए थे। अब देखिए यहाँ पर लिखा है, मोने को सूर्योदय का प्रभाव का चित्र ये बनाया था, इस पर आधारित प्रभाववाद का एक नाम इसको पढ़ा था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, भैया याद रख लीजिए बहनों, ये सूर्योदय का प्रभाव किस चित्रकार द्वारा ये बनाया गया था, ये मोने द्वारा इसको बनाया गया था ये, और इसको जो इसको चित्र था जो आधार बनाया प्रभाववाद का, ये आधार बना। 50वें नंबर का इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न है कि विकास भट्टाचार्य या किस बात के ये चित्रकार माने जाते हैं, तो आपको पता है अति यथार्थवाद से ये प्रभावित ये थे, तो ये अति यथार्थवाद की ये कवि ये चित्रकार माने जाते हैं। तो दोस्तों जो ये श्रृंखला मैंने आप लोगों के सामने रखी, उससे बाद में जो ये है आपकी अगली वीडियो में लेके आऊँगा, तो अभी के लिए यहाँ तक आप इसको नोट डाउन करते चलिएगा। जिसको भी कोई भी क्वेरी या कुछ भी पूछना हो, जिसको भी ये क्लासेस ज्वाइन करनी हो, तो ये यहाँ पर आपके स्क्रीन पे ये नंबर आ रहा है, आप इस पर फ़ोन करके आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।